जी नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन, आभार आप सभी का। दिस इज़ मयूर ध्वज तिवारी, स्वागत करता हूँ आपका अपने चैनल लिटरेचर अकेडमी पे। एक टर्म है बहुत इम्पोर्टेंट जिसके लिए बहुत बार मुझसे पूछा जा चुका है कि व्हाट इज़ पोस्ट कॉलोनियल लिटरेरी थ्योरी? तो उसके बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। इस वीडियो में आई विल बी टॉकिंग अबाउट ओनली द मीनिंग ऑफ द थ्योरी, ठीक है? और उस थ्योरी के मीनिंग के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखिए, व्हेन वी टॉक अबाउट पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी तो आपको इतना ज़रूर ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको कॉलोनियल, कॉलोनाइज़र ये सारे शब्दों के बारे में पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात करते हैं तो 1600 के टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी पॉपुलर जो है उसका गठन किया गया। उसके बाद वो इंडिया आई। इंडिया में दे वर हियर टू ट्रेड, बट आफ्टर सम टाइम दे गॉट कंट्रोल ओवर ऑल द इंस्टीट्यूशंस ऑफ इंडिया। उसके बाद हम लोगों को वो कंट्रोल करने लगे, उनका रूल बनने लग गया। ठीक है, उसके बाद भारत लगभग लगभग 150-200 साल गुलाम रहा अंग्रेजों का। तो आप जब किसी एक कंट्री को गुलाम बनाते हो, व्हेन यू मेक अ कंट्री कॉलोनाइज्ड, so when you are doing that, you are not only taking control of their money, economy, or something like that. Each and everything you control. You control their culture, the way of thinking, their likings, their traditions, each and everything you control. So colonialism करता क्या है आपके साथ? फॉर एग्जाम्पल देख के चलिए कि हम लोगों का जो कल्चर था, वो कल्चर था धोती पहनना, अपना अपनी जो इंडियन ड्रेसेस होती थी उसको पहनना, अपनी भाषा, हमारी भाषा संस्कृत, हिंदी, उर्दू, या फिर जो रीजनल लैंग्वेजेस होती थी भोजपुरी, मैथिली, मारवाड़ी, वागड़ी वागड़ी, ये सब जो लैंग्वेजेस, पंजाबी, ये सब कुछ होता था और उसमें हम लोग बहुत प्राउड फील किया करते थे और हमारे लिए बहुत प्रोमिनेंट भी चीजें थी। बट जब इंग्लिश कल्चर आया, इंग्लिश कल्चर ने, एक तो क्या होता है यूरोपियन कल्चर्स की सबसे बड़ी खासियत क्या है, वो क्या सोचते हैं, उनका माइंडसेट क्या था हमेशा से, उनका ये माइंडसेट है दैट आवर कल्चर इज वेरी सुप्रीम एंड ईच एंड एवरी कल्चर अदर देन अस इज प्रिमिटिव। ठीक है, आप कभी भी किसी भी थ्योरिस्ट की बात करेंगे, राइटर्स की बात करेंगे, पुराने जमाने के लोगों की बात करेंगे, इंग्लैंड के या यूरोप की किसी भी इंसान से बात करेंगे, दे विल टेल यू दैट इन इंडिया देयर इज नो कल्चर, in any other part other than Europe there is no culture, everything which you do is which is inferior to us, what we do is superior। तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। सो पोस्ट कॉलोनियलिज्म करता क्या है कि आपका जो माइंडसेट चेंज किया गया, आपके ऊपर जो चीजें इम्पोज की गई, चाहे वो लैंग्वेज है, चाहे वो कल्चर है, चाहे वो ट्रेडिशंस है, चाहे वो सोचने का तरीका है, ये सब कुछ क्या है, उसकी स्टडी कि कैसे कैसे हुआ, कैसे कैसे नहीं हुआ, क्या क्यों कैसे, ये सब कुछ जो स्टडी की जाती है उसको हम लोग पोस्ट कॉलोनियलिज्म के अंदर देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक चीज समझाता हूं मैं। आप कभी भी एक देखिएगा, एक बच्चा जिसने इंग्लिश के कुछ राइटर्स पढ़े हैं या फिर जब 1947 की बात की हम लोग बातें करते हैं, उससे पहले के जो राइटर्स देखते हैं, तो क्या होता है कि एक इंफीरियर कॉम्प्लेक्स बीइंग एन इंडियन का हमेशा देखने को मिलता है। क्यों? क्योंकि इंग्लिश राइटर्स ने या इंग्लिश फिनोमिना ने या इंग्लिश सरकार ने ये इंडियंस को फील करवाया कि प्रभु आपका जो कल्चर है, आपकी जो किताबें हैं, आपकी जो लैंग्वेज है, आपकी जो भाषा है, इट इज वेरी डाउनग्रेड। इफ यू आर नॉट स्पीकिंग इंग्लिश इन अ वेरी फ्लुएंट मैनर, यू आर नॉट एजुकेटेड। ठीक है, और वो जो फिनोमिना उन्होंने उस टाइम पे चलाया था, आज की डेट में भी वो फिनोमिना हमें हमारे समाज में देखने को मिलता है, विच इज टोटली रॉन्ग। क्यों? आप जर्मनी जाते हो, यू हैव टू नो जर्मन। अगर आप फ्रांस जाते हो, यू हैव टू नो फ्रेंच। अगर आप इटली जाते हैं, यू हैव टू नो इटालियन। चाइना, यू हैव टू नो चाइनीज। वो लोग अपने कल्चर को प्रिजर्व करके रख चुके हैं। उन लोगों के पास लैंग्वेज, उनके लिए उनकी लैंग्वेज, उनका हर चीज जो है वो इंपॉर्टेंट है, और वो भी कॉलोनीज थी। चाइना वॉज अ कॉलोनी, ऑस्ट्रेलिया वॉज अ कॉलोनी, न्यूजीलैंड वॉज अ कॉलोनी। ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा इम्पैक्ट कहाँ पड़ा? इंडिया। हमारा एजुकेशन सिस्टम चेंज किया गया, गुरुकुल्स को इंग्लिश स्कूल्स में चेंज किया गया, हमें ये समझाया गया, सिखाया गया कि यस, यू गाइस आर inferior, you don't know any kind of language, you do not have any kind of culture, so each and everything which is surrounded by around your Sanatan Sanskriti is bad, you can't live like that, your dresses, your speaking, your each and everything is primitive। वो जब आपको फील कराया गया, और फिर आपकी राइटिंग्स में, उनकी राइटिंग्स पैसेज ऑफ इंडिया में देख लीजिए आप, हार्ट ऑफ डार्कनेस में देख लीजिए आप, किस तरह से इंडिया का जिक्र है। ठीक है, इंडिया को स्नेक चामर्स की, कठपुतलियों का खेल दिखाने वाली कंट्री माना जाता था। वो सब कुछ जो हमने देखा, सुना, समझा, ठीक है, उसके बारे में जब कोई राइटर, ठीक है, स्टडी करता है किसी दूसरे वर्क्स की, राइटिंग्स की, ठीक है, उसके बारे में जब जानने की कोशिश करता है, उसे हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी कहते हैं। ठीक है, कि जब आजादी मिल गई हमें, फिर हमने जो जो उन्होंने किया, जो जो हमारे ऊपर इम्पोज किया, जिस तरह से हमारे हमारे साथ धोखे किए, जिस तरह से हमारे माइंडसेट को चेंज करने की कोशिश की, उन सब की स्टडी जब हम करते हैं उसे हम पोस्ट कॉलोनियल थ्योरी कहते हैं। मैकोले क्या कहता है? मैकोले का मिनट क्या था 1535 का? उसका यही मिनट्स थे। उसके मिनट में उसने क्या बोला कि मुझे कुछ ऐसे इंडियंस चाहिए जो कलर में ब्लैक हों बट माइंड से ब्रिटिश हो। और आज की डेट में बहुत सारे, आई थिंक अराउंड 30 to 40% इंडियंस की थिंकिंग क्या है
कि जो भी वेस्टर्नाइज्ड है, जो भी मॉडर्न है, दैट इज वेरी गुड। जो भी इंडियन इंडिजीनियस है, यज्ञ करना हो गया, कुर्ता पैजामा पहनना हो गया, गाय को रोटी डालना हो गया, शुभ अशुभ मुहूर्त ये सब देख के कोई काम करना हो गया, दीज आर ऑल फेक थिंग्स। उनको ये लगता है, लेकिन बाहर के लोग कुछ भी करें वो सब कुछ उनको कूल लगता है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल मान के चलिए, पोस्ट कॉलोनियलिज्म का सबसे बड़ा एग्जाम्पल हम लोग ये देख सकते हैं, जो हमारी वेशभूषा है, ठीक है, द क्लोथिंग्स विच वी डू राउंड नाउ, व्हाट आर दीज, द थिंग्स आर टी शर्ट जो मैंने अभी पहन रखी है, ठीक है, एंड जीन्स एंड ईच एंड एवरीथिंग, ये हमारी वेशभूषा तो है नहीं, ठीक है। अब ये वेशभूषा धीरे 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 बहुत टाइम से चलती आई है, ठीक है। अब हमारे ऊपर इतना इम्पैक्ट हो चुका है, हमारी लाइफस्टाइल में इतना शामिल हो चुका है कि अब वी जनरली वियर दिस काइंड ऑफ थिंग्स। ये भी हमारे ऊपर पोस्ट कॉलोनियलिज्म का ही इफेक्ट, ठीक है। तो जब एक राइटर पोस्ट कॉलोनियल स्टडी के बारे में किसी वर्क को स्टडी करेगा तो वो इन सब चीजों के बारे में ही बात करेगा, ठीक है, कि अच्छा ये जो वर्क्स थे किसी राइटर के, उसमें उसमें किस तरह से इंडिया का डिस्क्रिप्शन है, या साउथ अफ्रीका के लोगों का डिस्क्रिप्शन कैसा है, या सूडान का लोगों का डिस्क्रिप्शन कैसा है, या फिर ऑस्ट्रेलिया के जो एबो ओरिजिनल्स हैं उनका डिस्क्रिप्शन कैसा है, लैटिन अमेरिका के लोगों का डिस्क्रिप्शन कैसा है। ये सब कुछ जहां जहां को गुलाम बनाया गया, वहां पे क्या क्या इम्पोज किया गया, क्या क्या चेंज किया गया, वो सब का जो हम लोग स्टडी करते हैं, एनालिसिस करते हैं, दिस इज व्हाट इज पोस्ट कॉलोनियल लिटरेचर। आई होप आपको समझ में आया क्या है क्या नहीं है। व्हेन यू आर टॉकिंग अबाउट दिस थ्योरी, तो आपको ये भी ध्यान रखना है, 3 राइटर्स बड़े इंपॉर्टेंट है, पहले होमी के भाभा, सेकंड एडवर्ड सईद, थर्ड गायत्री चक्रवर्ती स्पिवक, ये 3 राइटर्स हैं, बड़े इंपॉर्टेंट है। इसकी बारे में अगर हम बाहर के और भी राइटर्स के बारे में बात करेंगे तो दे आर फ्यू डिफरेंट राइटर्स जिसके बारे में हम बात कर सकते हैं, बट दी 3 राइटर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एडवर्ड सईद का ओरिएंटलिज्म बहुत इंपॉर्टेंट है। होमी के भाभा की हम लोग बात करें, हाइब्रिडिटी जो है उनका एक कंसेप्ट, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। और गायत्री चक्रवर्ती स्पीवक का कैन द सबऑर्डिनेट स्पीक, ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्क है। ये सब चीजें आपको समझ के चलनी है। आई होप आपको लिटरेरी थ्योरी में पोस्ट कॉलोनियलिज्म का मीनिंग क्या है, क्या चीजें हैं, किसको एनालाइज करना है, किन चीजों के बारे में बात करनी है, वो आपको समझ में आया होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आप यहाँ तक पहुंचेंगे तो क्या समझ में आया, कैसा लगा, प्लीज लेट मी नो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, बाय बाय।